डियर ऑडियंस, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फिदा मोहम्मद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के नाम से है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फर्स्ट ईयर के जो फिजिक्स में है ये लेंथी चैप्टर में से एक चैप्टर है। जैसे कि वेव्स बहुत लेंथी चैप्टर है तो ये भी एक लेंथी चैप्टर है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये दो नामों से स्टार्ट हो रहा है, वर्क एंड एनर्जी। इन दोनों को एक ग्रुप में रखा क्यों है? सवाल पैदा होता है कि एक ग्रुप में इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है। देखिए, हमारे पास इस दुनिया में वर्क और एनर्जी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए लाजिम मुलजिम है। अगर वर्क होगी कहीं पर तो वहां पर वर्क की वजह से क्या पैदा होगी? एनर्जी। या फिर अगर हम कहीं पर एनर्जी ज़ाया करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वर्क होगा। आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, एक शख्स है, वो ये एक बिल्डिंग बना रहा है। उस बिल्डिंग में वो क्या करेगा? वो मिस्त्री लोगों को बुलाकर क्या करवाएगा? उनसे वर्क करवाएगा। अब वहां पर वो लोग जो वर्क करेंगे तो उनको ये ओनर ऑफ बिल्डिंग जो है, जो यहाँ का ओनर है, वो क्या करेगा? उनको पैसे देगा। तो मजदूर लोग पैसे का वर्क कर रहे हैं किस चीज के लिए? एनर्जी, मतलब पैसे कमाने के लिए। और ये जो शख्स है ये फिर वर्क करवा रहा है और ये जाया क्या करवा रहा है? एनर्जी, मतलब ये पैसे। इसी तरह हम लोग वर्क करके एनर्जी पैदा कर सकते हैं और एनर्जी को जाया करके हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए, गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल वहां पर क्या होती है? जल जाती है, वहां पर आग हो जाती है और वो आग क्या है? एनर्जी है। तो वहां पर हम लोगों ने एनर्जी जाया कर दी और बदले में क्या हुआ? वर्क हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वर्क की मदद से हम लोग एनर्जी पैदा कर सकते हैं और एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये एक दूसरे के लिए लाजिम मुलजिम है। और आपके इसी चैप्टर में अब यहाँ पर सबसे पहले टर्म वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इसी वर्क को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी वाले वर्क के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि वर्क का मतलब है काम करना, लेकिन 100% ये गलत है। फिजिक्स के लिहाज से वर्क वो वर्क नहीं होता जिसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं। अब कैसे? अगर कोई शॉपिंग करने गया हो, अगर कोई वहां पर कोई बिल्डिंग बना रहा हो, कोई मिस्त्री हो काम कर रहा हो, कोई झाड़ू लगा रहा हो, तो हम क्या कहते हैं? वो वर्क कर रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। तो फिर आ जाते हैं कि फिर फिजिक्स में वर्क किस चीज को कहते हैं। आ जाए स्टूडेंट्स, यहां पर अभी सीखते हैं। फिजिक्स कहते हैं कि हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक हो, एक मास हो, कोई भी चीज हो, उस पर हम लोगों ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पर मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो यहां पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो क्या करेगा? वो उसी पॉइंट को छोड़कर जिस पर वो पड़ा है दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे आ जाएगा? पॉइंट बी की तरफ। तो इस ब्लॉक पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और उसको ले आए हम लोग यहां तक। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो काम हुए। एक, फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स की वजह से यहां पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तय किया गया। तो फिजिक्स में वर्क इसी चीज का नाम है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो जाए, वो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट दोनों को मिलाकर फिजिक्स में कहा जाता है वर्क। अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, खासकर सर्दियों में गाड़ियां बंद होती है, फिर हम कहते हैं कि इसको धक्का दे दो। तो अगर एक गाड़ी को हम लोग धक्का देंगे, वहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बदले में क्या करेगी? आगे चलेगी और फासला तय करेगी। तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर करना क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। तो चले आ जाते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ displacement is called work। क्या मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो जाए और उसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, इन दोनों के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट दरअसल में फिजिक्स की जबान में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लाई। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर जो हमारे पास हमें बदले में मिलेगा, जो रिजल्ट में मिलेगा, वो क्या होगा? वर्क कहलाएगा। अब इसके लिए फार्मूला भी तो जाहिर सी बात में होगा। फिजिक्स इसी चीज का जबान है कि किसी चीज को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना और फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल फॉर्म डेफिनेशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को, इसके मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमारे पास
वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि हम लोग स्मॉल w से इसको क्यों शो नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल w से हम लोग शो करते हैं वेट को और कैपिटल W से हम लोग शो करते हैं हमेशा वर्क को। अब यहां पर वर्क, इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए इसी के डेफिनेशन से आप लोग लिख सकते हो। हमने क्या कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के किस चीज को, प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट किसी को कहते हैं मल्टीप्लाई। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे फोर्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये इसका फार्मूला हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों के ज़हन में एक चीज आ जाना चाहिए, वो ये कि यहां पर अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसको कहते हैं वर्क। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर एक शख्स जा रहा है और वहां पर वो इसको रस्सी से बांध कर ले जा रहा है, अपने कंधे पर ऐसे रस्सी रख कर ले जा रहा है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक फासला तय करेगा ये इस डायरेक्शन में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में तय हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जहां भी दो लाइंस मिलते हो उन लाइंस से पहले जो छोटा सा फासला होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, जिसको हम लोग थीटा से शो करते हैं। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क करते हुए एंगल आया तो फिर उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंगल है लेकिन यहां पर एंगल नहीं है। देखिए यहां पर तीन चीजें हैं, फोर्स है, एंगल है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इस फार्मूला में हमारे पास क्या है, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा चीज जो कि एंगल है वो मिसिंग है। तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होगा। वो कौन सा फार्मूला होगा, यहां पर देखें, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एफ मतलब फोर्स, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये फार्मूला फिर उस वक्त होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या बन रहा हो, एंगल बन रहा हो, मतलब उनके दरमियान थोड़ा सा फासला हो, उनके डायरेक्शंस एक ना हो, उसके लिए फिर ये फार्मूला होगा। इसी के वेक्टर फॉर्म को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये तीन हमारे पास फार्मूले हैं। मतलब गरज के हम लोग जो दो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो ये दो फार्मूले हम लोग इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एफ इज इक्वल टू एफ डी, ये उस वक्त जब कोई एंगल न बन रहा हो, और ये फार्मूला उस वक्त जब कोई एंगल बन रहा हो। सो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क का डेफिनेशन, और ये हुआ इसका फार्मूला। अब फिजिक्स में हर चीज की क्वांटिटी होती है कि वो आया ये चीज वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इसी फर्स्ट ईयर के चैप्टर में वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसी चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है स्केलर। तो वर्क हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान में रखना। वर्क हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, अब यूनिट हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा आप लोग जब पेपर में कोई भी सवाल हल करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो हेडिंग के बाद डेफिनेशन लाजमी है, डेफिनेशन के बाद उसका फार्मूला लिखना लाजमी है, फिर उसकी क्वांटिटी लिखना लाजमी है, फिर क्वांटिटी के बाद हमारे पास उसका यूनिट्स लिखना लाजमी है, और फिर उसके बाद डायमेंशन। आपने ये सारी चीज़ें खामखा लिखनी है जब पेपर में आपने सवाल हल करना हो। तो यहाँ पर एक बात तो आप लोगों को बता दूं कि यूनिट आप हर चीज़ के फार्मूले से निकाल सकते हो, हर चीज़ के फार्मूले से उसका यूनिट। अब कैसे, हम लोगों ने इसका फार्मूला क्या लिखा वर्क का, कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी। अब फोर्स का हमारे पास यूनिट हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में एंड फिजिकल क्वांटिटीज वाले में। फोर्स हमेशा इसका यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा ठीक है, फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक फासले को कहते हैं, और फासले जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं, हम कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर, वहां पर वो फासले की बात कर रहे होते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक फासला है और फासले का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर। सो हमारे पास वर्क का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। इसको कहते हैं इसका SI यूनिट। लेकिन अब हमारे पास इसका एक और भी यूनिट रखा गया, और वो यूनिट है हमारे पास
जूल। अब जूल हमारे पास ज़्यादातर वर्क के लिए आपको अक्सर बुक्स में जो मिलेगा या अक्सर जो पढ़ाया जाएगा वो हमारे पास पढ़ाया जाएगा कि वर्क का यूनिट है जूल। जूल हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने वर्क के नाम से एक चीज़ को फिजिक्स में डिस्कवर किया, फिर इसके एजाज़ के लिए वर्क का जो दूसरा यूनिट रखा गया वो जूल रखा गया। सो ये दोनों यूनिट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो जूल। तो ये तो थी यहाँ तक बात। अब आते हैं कि वर्क डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वर्क किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम कब कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क ज़्यादा हुआ, कब कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क कम हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, वर्क तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास वर्क जो डिपेंड करता है वो आप यहाँ पर इसके फार्मूले से ही देख सकते हो। इसके फार्मूले में कितनी चीज़ें आ रही है, फोर्स एक चीज़, डिस्प्लेसमेंट दूसरी चीज़, एंगल तीन चीज़। सो वर्क हमेशा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास डिपेंड करता है फोर्स पे, दूसरी बात हमारे पास डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और तीसरी हमारे पास डिपेंड करती है एंगल पे। सो हमारे पास अब ये कैसे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और वहां पर वो 10 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो फासला तय कर रहा है वो 2 मीटर का फासला तय कर रहा है। सो 10 टू सा हमारे पास बन जाएगा 20। सो वहां पर जो वर्क होगा वो 20 जूल होगा। अब हम लोग एक और बॉडी पर वहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, और वही 20 न्यूटन की वजह से वो वही 2 मीटर कवर कर रही है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 जीरो ज़ा 0। सो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लिया कि जब वर्क कम था तो वहाँ पर फोर्स कम था तो वर्क भी कम हुआ, फोर्स ज़्यादा हुआ तो वर्क भी ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि वर्क जो ज़्यादा और कम होता है वो फोर्स की वजह से होता है। दूसरी बात, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के ज़्यादा और कम होने से भी हमारे पास वर्क कम और ज़्यादा हो सकता है। ये फिर कैसे, देखें हमारे पास एक बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो बॉडी है वो हमारे पास फासला तय कर रही है 3 मीटर का। सो 5 3 ज़ा 15 वर्क, यहाँ पर 15 जूल का वर्क हुआ। लेकिन हमारे पास एक और बॉडी है, उस पर वही 5 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है, लेकिन वो उसी 5 न्यूटन की वजह से 3 मीटर का फासला नहीं बल्कि हमारे पास 6 न्यूटन का फासला तय कर रही है। सो 6 5 ज़ा 30। सो आपने देखा बच्चों, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम था तो वर्क भी कम हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ तो वर्क भी ज़्यादा हुआ। सो हमारे पास वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हमारे पास वर्क के 3 केसेस है, उसको हम लोग अलग अलग अभी पढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है केस नंबर 1। इसको 2 नामों से जाना जाता है, दरअसल इसको 3 नामों से भी जाना जाता है। इसको केस 1, केस 2, केस 3 के नामों से भी पढ़ा जाता है। दूसरी बात, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क से भी जान सकते हैं, नेगेटिव वर्क भी कह सकते हैं, और जीरो वर्क भी कह सकते हैं। इसका तीसरा नाम है वो इनके आखिर में मैं बताऊंगा। तीसरे नाम से भी आपके पास ये एग्जाम में आ सकती है कि आप मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क और जीरो वर्क को एक्सप्लेन करें इन केसेस को। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास किसी बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा हो और उसी डायरेक्शन में वो फासला भी तय कर रही हो। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये मेरे पास एक डेस्टर है। अब इस डेस्टर को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इस पर मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में, और ये उस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोट किया कि फोर्स का भी एक डायरेक्शन था, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन था। तो याद रखना बच्चों, वर्क उस वक्त जब हमारे पास उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक हो तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा। मैंने कहा था एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन मिलते हो उनसे पहले छोटा सा फासला। अब यहाँ पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, लिहाजा इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर एंगल बिल्कुल 0 है। तो इसके लिए अभी अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा चूंकि हमारे पास इस केस में किस चीज के बराबर है, थीटा 0 के बराबर है, तो आप इसको
0 के बराबर रखते हैं। अब आपको एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू किस चीज के बराबर है, cos 0 किस चीज के बराबर होती है। यहां पर ज़हन में रखना कि cos 0 हमेशा बराबर होती है 1 के। तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी और cos 0 बराबर है 1 के, तो इनकी जगह पर क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। अब यहां पर देखें f1 जा f, d1 जा d, सो हमारे पास यहां पर जो वर्क हुआ उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब यहां पर केस नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। केस नंबर 2 को हम लोग, अच्छा यहां पर आप लोग देखें, यहां पर जो वर्क का फार्मूला आया वो किस चीज में आया, प्लस में, और प्लस को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन हो उस वक्त जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। तो यहां पर हम लोगों ने इसको पॉजिटिव वर्क रखा। अब आखिरी नाम फिर सबके एक साथ लिखवा देता हूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर हमारे पास फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो और उसके देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसके मुखालिफ सिंक में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तब वहां पर हम लोग क्या कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बॉल है, ये एक मार्कर है, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया। अब जब मैंने इसको ऊपर फेंक दिया तो ये तो जा रहा है ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहां पर ये बॉल देखे, ये बॉल हवा में ऊपर जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर कर रही है, ऊपर डायरेक्शन में। लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज समझ आ रही है कि नहीं, कि इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में है हमारे पास फोर्स, तो यहां पर तो बिल्कुल मुखालिफ सिंक में लग रहे हैं। एक और चीज आप लोगों ने फ्रिक्शन स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन हमारे पास किसी भी सरफेस की वजह से जो रफनेस होती है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। सो यहां पर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने एक सरफेस पर रखा है, इस पर जब मैं फोर्स अप्लाई मैंने किया, अब ये आगे जा रहा है, अब ये डिस्प्लेसमेंट तो उस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, लेकिन इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। सो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। सो यहां पर ये दोनों मुखालिफ आ रहे हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो चीजें बिल्कुल मुखालिफ सिंक में हो उस वक्त जो एंगल बन रहा होता है उनके दरमियान, वो एंगल हमेशा कहलाता है 180 डिग्री। सो अब यहां पर देखते हैं कि जब एंगल 180 डिग्री हो तो वर्क का क्या हमारे पास फार्मूला आएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लेकिन थीटा यहां पर इस केस में किस चीज के बराबर है, 180 के बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 180 किस चीज के बराबर होती है, cos 180 हमेशा के लिए बराबर होती है -1 के। cos 0 1 के बराबर होती है, cos 180 -1 के बराबर होती है। सो यहां पर जब हम लोग यहां पर यही वैल्यू पुट कर लेंगे एफ डी -1, सो यहां पर ये 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वही, लेकिन माइनस साइन इनसे पहले आ जाएगा। सो वर्क इज इक्वल टू -एफ डी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पॉजिटिव, प्लस को हम लोग हमेशा शो कहते हैं पॉजिटिव, माइनस को हमेशा कहते हैं हम लोग नेगेटिव। इस वजह से जब भी वर्क होते हुए उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मुखालिफ डायरेक्शन में हो तो उस वक्त जो वर्क होगा उसे हम लोग नेगेटिव वर्क कहेंगे। यहाँ पर आखिरी केस बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। आखिरी केस में हमारे पास ये एक शख्स है, वो उसने एक बुक को रखा, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल बुक भी हो सकता है, ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये मैंने मार्कर्स रखे हुए और मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं फासला तय कर रहा हूँ वो उस डायरेक्शन में तय कर रहा हूँ जिस तरह ये शख्स ये बुक को पकड़कर आगे जा रहा है। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, उस डायरेक्शन में। लेकिन इसने जो बुक पकड़े हुए इसका हाथ किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है लेकिन फासला किस तरफ, इस तरफ। तो यहां पर बच्चों जब भी हमारे पास ये हुआ फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो यहां पर जब भी एक है एक्स एक्सिस में एक है वाई एक्सिस में, जब दो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हुई दूसरे के, वहां पर जो एंगल बन रहा होता है उससे हमेशा हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा तब उसमें वहां पर फिजिक्स क्या कहता है, यहां पर कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर भी यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू एफ डी
cos थीटा। लेकिन यहां पर थीटा इस केस में किस चीज के बराबर है? 90 के बराबर है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए cos 0 1 के बराबर है, cos 180 -1 के बराबर है, cos 90 हमेशा बराबर होती है 0 के, cos 90 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर जब हम लोग अप्लाई कर लेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डी 0। अब F0 देखें, फिजिक्स में जीरो जिस चीज के साथ भी या मैथ में मल्टीप्लाई होती हो या फिर जब वो डिवाइड होती हो तो उन सबको क्या बना देती है? जीरो। सो यहां पर इस केस में हमारे पास वर्क किस चीज के बराबर आया? जीरो। तो यहां पर इसी वजह से केस 3 में हम इसको जीरो वर्क भी कहते हैं कि यहां पर फिजिक्स के लिहाज से अगर फोर्स का डायरेक्शन एक हो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फिजिक्स के लिहाज से वहां पर कोई वर्क नहीं हुआ, उसको फिजिक्स वर्क नहीं कहेगा। इसी वजह से हम लोग इसको कहेंगे जीरो वर्क। अब बच्चों मैंने कहा था कि हम लोग इसको नाम देंगे, और एक है केस 1, केस 2, केस 3, दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तीसरे नाम जो है यहां पर सबसे ज्यादा वर्क होगा, यहां पर सबसे कम वर्क होगा, तो यहां पर इसको हम लोग कहेंगे, जो तीसरा नाम है इसको कहेंगे मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वर्क, जो सबसे ज्यादा वर्क हुआ वो कहां पर हुआ? मैक्सिमम वर्क पर हुआ। और नेगेटिव हमारे पास कब? यहां पर तो हमारे पास नेगेटिव वर्क हुआ, इसको आप नेगेटिव कह सकते हो। और यहां पर हमारे पास बिल्कुल कोई वर्क हुआ ही नहीं, तो सबसे इन तीनों केसेस में जो कम से कम तरीन वर्क हुआ वो किस केस में हुआ? इसमें। तो इसको हम लोग कहेंगे मिनिमम वर्क। अब बच्चों यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं, फिर हमारा ये लेक्चर यहां पर खत्म हुआ। ये वर्क हमारे पास कब कब जीरो होगा? जब एंगल 90 के बराबर होगा उस वक्त वर्क क्या होगा? जीरो। लेकिन एक और केस भी है, अगर हमारे पास कभी भी फोर्स बराबर हुआ जीरो के तब भी हमारे पास वर्क क्या होगा? जीरो। क्योंकि एफ अगर जीरो हो जाए तो वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? जीरो। तो याद रखिए अगर एंगल 90 के बराबर हुआ तब भी वर्क जीरो, अगर फोर्स जीरो के बराबर हुआ तब भी वर्क जीरो। एक और चीज है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हुई उस वक्त भी वर्क हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। बच्चों तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वर्क का डेफिनेशन, वर्क के यूनिट्स, वर्क की क्वांटिटी, वर्क किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और उनके 3 डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अगर कोई भी आप लोगों को सवाल हुआ, कंफ्यूजन हुआ, कहीं पर मसला हुआ इस टॉपिक के लिहाज से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब मिलेगा। एक और बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर हमारे चैनल में फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स बहुत ही आसानी के साथ मिलेंगे, जो कि आपके मसाइल को भी हल करेगा और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कंसेप्ट है वो हर टॉपिक के लिहाज से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।